चलो दोस्त, गुड इवनिंग। फटाफट एक बार ज्वाइन हो जाइए। और आज का जो लेक्चर है क्लास 12 का फिजिक्स है। और जिसका फिजिक्स का आपको 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा था, जिसमें 100 लघुत्तर प्रश्न उत्तर सेलेक्ट करके आपके एग्जाम के लिए दिया जा रहा है, उसका लेक्चर नंबर 2 है। आप देख सकते हो क्लास नंबर 2 है। मैं आपको समझा दूं कि आपका जो 100 क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, क्या आपके एग्जाम में आएंगे या नहीं आएंगे, आपके मन में बहुत सारा सवाल उठता होगा। आपको बता दिया, पहला बात, एनसीईआरटी बुक का पूरा गेसिंग क्वेश्चन है जो आपको क्लास 12 के फिजिक्स है, जिसमें 100 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से आपको 10 से 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। 10 क्वेश्चन का जवाब देना है। आप ही बताओ, टोटल आपको 15 चैप्टर पढ़ना है। 14 से 15 चैप्टर पढ़ना है फिजिक्स में। 14 से 15 चैप्टर से आपको, हर चैप्टर से आपको कितने क्वेश्चन आते हैं? एक क्वेश्चन। कोई चैप्टर से दो क्वेश्चन, यानी कि एक चैप्टर। यानी कि अगर 15 चैप्टर से अगर हम सोचो, छ छ ऑब्जेक्टिव पर छ छ क्वेश्चन पढ़ लिए, यानी कि एक चैप्टर से 7 क्वेश्चन पढ़ेंगे। सोच लो 7 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, 7 क्वेश्चन। अगर हम एक चैप्टर से 7 क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, तो 7 क्वेश्चन में से कितना आ जाएगा? एक क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं? चलो मान लेते हैं एक चैप्टर से 10 क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो 10 क्वेश्चन में से कितना आ सकते हैं? एक क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं? जब 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन आ सकता है, तो 100 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन नहीं आ सकता। आपको तो 10 जवाब देना है। 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन नहीं आ सकता है, ऐसा हो सकता है क्या भाई? 10 क्वेश्चन ऐसा पढ़ा जाएगा जिसमें से एक गुना है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन में से 10 को क्वेश्चन नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, 10 ही क्वेश्चन जवाब देना है आपको। चलो, लेक्चर को शुरू करने के प्रयास करते हैं। इसका पीडीएफ नोट्स लेने के लिए नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लेना है मेरे दोस्त, क्योंकि आपको अति आवश्यक हो जाएगा। पीडीएफ नोट्स में आपको 500 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, तो 100 शॉर्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, 20 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा, आंसर के साथ दिया जाएगा। ये आपके आपके एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होगा आपके एग्जाम के लिए, जिससे पढ़कर आप 90% प्लस कर सकते हैं। अगर किसको कुछ नहीं पढ़ने आता है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर पढ़ भी रहे हो तब पर भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आवश्यक हो जाता है। ठीक है ना? चलिए, हम जैसे कि उस प्रकार से, जैसे कि खाना तो खा रहे हैं, जब तक खाना पे आपको सब्जी नहीं मिले, खाने से आपको कोई मत वैल्यू नहीं है। अगर आप खाना खा रहे हो, उस पर चटनी नहीं आए, सलाद नहीं आए, तो खाना का मजा ही खराब हो जाता है। ठीक है, खाना खाने के लिए कुछ भी खा लेते हो, ठीक है, जब तक उसको आप, उस पर सब्जी नहीं मिल पाता है, तब तक आपका खाने का कोई वैल्यू नहीं है। उसी प्रकार जब तक कितना हो पढ़ लो, जब तक उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, तो उसका मतलब ही नहीं रह जाता। क्योंकि आपके एग्जाम में पूरा बुक नहीं, केवल आपको 10 शॉर्ट क्वेश्चन, 3 लॉन्ग क्वेश्चन और 35 सब्जेक्टिव पूछता है, पूरे बुक थोड़ी पूछता है। चलो, तो 11 नंबर क्वेश्चन इसलिए है मेरे दोस्त, क्योंकि लेक्चर 1 में 10 क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं, क्योंकि लेक्चर 2 है, ये आपको पता है। चलिए, यह क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है प्रकाश के व्यक्तिकरण होने के शर्त को लिखना है। प्रकाश के व्यक्तिकरण होने का शर्त क्या है? यह क्वेश्चन पहले देखो, यह 2001 के एग्जाम में पूछा था। फिर कब पूछा? 2020 के एग्जाम में। यह चीज समझने की जरूरत है। कितने साल बाद? 19 साल बाद पूछा आपके एग्जाम में। जो बच्चा 2020 के एग्जाम दिया होगा, यह क्वेश्चन तो पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि 2001 में था नहीं, क्योंकि आपके पास तो अवेलेबल 2009 से है ना। 2009 से 2023 24 तक होगा, 24 तक है ना आपके पास। 2009 से 2024 तक आपके पास अवेलेबल है। इससे पहले है नहीं। 2008, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 1999, 98 ये सब है नहीं है। अगर उससे आपके एग्जाम में पूछेगा तो क्या जवाब दोगे? आप कहोगे सर नया नया क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन बैंक से नहीं पूछ रहा है, यही ना कहोगे? तो याद रखना मेरे दोस्त, जब यह 2001 के एग्जाम में पूछा, तो 2001 के जब एग्जाम में पूछा, 2009 में तो नहीं पता चला कि है इस, और फिर डायरेक्ट 2020 में पूछ दिया, नया क्वेश्चन था। इसलिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। चलो, प्रकाश के व्यक्तिकरण होने के लिए सबसे पहले दो काला संबंध स्रोत होना चाहिए। दो काला संबंध स्रोत होना अति आवश्यक है, सबसे पहला बात। सेकेंड पॉइंट बात है कि आपको प्रकाश स्रोत को एक वर्णीय प्रकाश स्रोत होना चाहिए। जो भी हमारा इसमें प्रकाश स्रोत है, क्योंकि दो काला संबंध स्रोत इसमें है, और दोनों काला संबंध स्रोत को एक वर्णीय प्रकाश स्रोत होना चाहिए। ठीक है ना? और दोनों काला संबंध स्रोत को एक दूसरे से काफी करीब होना चाहिए। सबसे पहला बात कि दो काला संबंध स्रोत होना चाहिए, दोनों काला संबंध स्रोत को काफी करीब होना चाहिए, और एक वर्णीय प्रकाश स्रोत होना चाहिए। ठीक है, ये 3 पॉइंट है, याद जरूर रखिएगा। इसका पीडीएफ नोट्स नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जाता है? 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि अल्फा कण के गुण को लिखिए। अल्फा कण जो होता है, अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण, एक्स किरण, ये सब आपको उसके गुण पढ़ना बहुत जरूरी है, आपसे पूछेगा। अल्फा किरण यानी कि अल्फा रे जो होता है, उसका आपको प्रॉपर्टीज लिखना होता है। सबसे पहले यह क्या है? इस पर धनावेश
होता क्या है, इस पर धनात्मक आवेश +2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। जो अल्फा कण पर जो चार्ज होता है, जिसको उस पर आवेश की बात करें, चार्ज की बात करें, इस पर टोटल कितने होते हैं, +2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, क्योंकि धनात्मक आवेश होता है इस पे। सेकेंड पॉइंट क्या, इसका भेदन क्षमता कम होता है। इसका भेदन, जो अल्फा कण है उसका भेदने की क्षमता जो होता है कम होता है। एक्स किरण का, गामा किरण का सबसे ज्यादा होता है, लेकिन आपको अल्फा किरण का कम होता है। अल्फा किरण क्या है, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित हो जाता है। यह विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र द्वारा यह विक्षेपित हो जाता है, ठीक है ना। यह इसका पॉइंट था। ये क्वेश्चन 2012 के एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भू तरंगे क्या है, समझिए। भू तरंगे क्या है, ये क्वेश्चन 2010 के एग्जाम में पूछा गया कि भू तरंगे आपसे काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भू तरंगे क्या समझिए। देखिए, भू तरंग की बात करें, भू तरंग संचार से या भू तरंग संचार में रेडियो तरंगे पृथ्वी की सतह से गुजरती है। भू मतलब कितना, भूमि, भूमि की बात कर रहे हैं, पृथ्वी की बात कर रहे हैं। वैसा रेडियो तरंगे जो पृथ्वी की सतह से होकर गुजरता है। यह ऐसा नहीं कि ऊपर से आपको फ्लाई कर रहा है, नहीं, नीचे से पृथ्वी की सतह से होकर गुजरता है। यानी कि भू तरंगे में रेडियो तरंगे जो होता है पृथ्वी की सतह से गुजरता है। या इस प्रकार से कहिए, वैसा रेडियो तरंगे जो पृथ्वी की सतह से होकर गुजरता है, ठीक है ना। तो पृथ्वी की सतह से गुजरने वाली रेडियो तरंगे कहीं भू तरंगे कहते हैं। यानी कि वैसा रेडियो तरंगे जो पृथ्वी की सतह से होकर गुजरता है उसे हम लोग भू तरंगे कहते हैं। या वैसा रेडियो तरंगे जो पृथ्वी की सतह से होकर गुजरने वाली रेडियो तरंगों को हम लोग भू तरंगे कहते हैं। ये डिफिनेशन थोड़ा सा बड़ा करने के लिए आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, भू तरंगे, भू संचार या भू तरंग संचार में रेडियो तरंगे पृथ्वी की सतह से होकर गुजरता है। या पृथ्वी की सतह से होकर गुजरने वाले भू तरंगों को ही हम लोग रेडियो तरंगे कहते हैं। और ये क्वेश्चन 2010 के एग्जाम में पूछा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि आपको डेली मैं क्लास दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, आवर्धन तथा आवर्धन क्षमता में अंतर स्पष्ट करें। आवर्धन तथा आवर्धन क्षमता में अंतर क्या है, चलिए समझने के प्रयास कीजिए। यह 14 नंबर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, आवर्धन लिखेंगे इधर, आवर्धन क्षमता इधर लिखेंगे। लिखने का तरीका आपका यही होना चाहिए, आवर्धन आवर्धन क्षमता, इस प्रकार से आप लिखोगे 100% नंबर मिलेगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो आवर्धन क्या है, तो आवर्धन हमारा यह रेखीय आवर्धन होता है। आवर्धन जो होता है रेखीय आवर्धन होता है, जबकि आवर्धन क्षमता जो होता है कोणीय आवर्धन होता है। कैसा होता है, कोणीय आवर्धन। डिफिनेशन से याद रखना, आवर्धन क्षमता कोणीय आवर्धन है, जबकि आवर्धन होता है रेखीय आवर्धन है। ये रेखीय आवर्धन है, ये कोणीय आवर्धन है, फर्क कुछ नहीं। इस ये रेखीय आवर्धन, ये कोणीय आवर्धन। आवर्धन रेखीय आवर्धन, आवर्धन क्षमता कोणीय आवर्धन, पहला। सेकेंड पॉइंट क्या है, आवर्धन की बात कर रहे हैं, यह प्रतिबिंब तथा वस्तु का आकारों का अनुपात होता है। आवर्धन जो होता है प्रतिबिंब और वस्तु के आकारों का अनुपात होता है। प्रतिबिंब का आकार क्या है, वस्तु का आकार क्या है। जैसे किसी आईना के सामने हम खड़े हैं, तो मेरा साइज क्या है और प्रतिबिंब का साइज क्या है, उसका अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। लेकिन आवर्धन क्षमता क्या है मेरे दोस्त, कहता है यह प्रतिबिंब तथा वस्तु द्वारा आंख पर बनाए गए दर्शन कोणों का अनुपात है। यानी कि यह प्रतिबिंब प्रतिबिंब और वस्तु के द्वारा बनाए गए आंख का दर्शन जो कोण है, ठीक है ना, आंख का दर्शन कोणों का अनुपात होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, आवर्धन का वेग भी, मतलब वेग का मान बढ़ने पर बढ़ता है। यानी कि आवर्धन जो होता है उसमें वेग का मान बढ़ने पर बढ़ता है, जबकि आवर्धन क्षमता में वेग का मान बढ़ने पर घटता है। यह 3 पॉइंट था आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। 15 नंबर क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र के दूसरे प्लेट का कार्य बताइए। तो समांतर प्लेट संधारित्र का दूसरे प्लेट का कार्य क्या है, यह क्वेश्चन 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट अनावेशित होता है। यानी कि दूसरा प्लेट पर कोई चार्ज नहीं होता, क्या होता है, अनावेशित होता है। तो यह चीज ध्यान में रखने की चीज है कि समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट क्या होता है, अनावेशित रहता है। क्या अनावेशित मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होता, अनावेशित रहता है। और इसको पहले प्लेटों के नजदीक लाने पर क्या होता है, यह आवेशित हो जाता है। यानी कि एक प्लेट आपका यह है, एक प्लेट यह है, ये इस पर चार्ज है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। जब इस प्लेट को इसके नजदीक आएगा तो ये भी चार्ज हो जाएगा, ये भी आपको आवेशित हो जाएगा। वही कहा गया है कि समांतर प्लेट के दूसरा प्लेट अनावेशित रहता है और इसको पहले प्लेट के नजदीक लाने पर क्या होता है, यह आवेशित हो जाता है, आवेशित हो जाता है, जिससे पहले प्लेट का विभव घटता है। अब फिक्स है भाई, जो पहले प्लेट पर जो चार्ज था वो तो कुछ तो शिफ्ट किस पर हो गया, दूसरे प्लेट पर चार्ज चला गया, और दूसरे प्लेट पर चल जाएगा तो इसके बीच का विभव कम हो जाएगा।
और इसका पोटेंशियल घट जाएगा ना, तो विभव कम हो जाता है और दूसरे प्लेट पर अधिक आवेश संचित हो जाता है क्योंकि इस पर ट्रांसफर होना शुरू हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन है, स्व प्रेरण को परिभाषित करें। स्व प्रेरण क्या है मेरे दोस्त? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्व प्रेरण, अन्योन प्रेरण काफी एग्जाम में पूछता है। तो किसी कुंडली का वह गुण, किसी कुंडली का वह गुण जिसका जिसके कारण कुंडली में स्वयं अपने से प्रवाहित धारा में किसी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है। यानी कि सीधा समझिए, स्व प्रेरण मतलब स्वयं, स्वयं की बात कर रहा है। धारा अपने से प्रवाहित करके अपने का विरोध कर रहा है, यानी कि स्वयं कुल्हाड़ी अपने पैर पे मार रहा है। वही कहता है किसी कुंडली का वह गुण, किसी कुंडली का वह गुण जिसके कारण कुंडली में स्वयं प्रवाहित या स्वयं अपने से प्रवाहित धारा में किसी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है। यानी कि स्वयं से अपने से ही धारा प्रवाहित कर रहा है और अपने किसी न किसी कारणवश उसको विरोध कर रहा है। यानी कि अपने से प्रवाहित भी कर रहा है धारा को और किसी न किसी कारण का विरोध भी कर रहा है। तो ही कहता है कि जब किसी कुंडली का वह गुण जिसके कारण कुंडली में स्वयं अपने से प्रवाहित विद्युत धारा में किसी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है, और इसे हम लोग स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? आकाशीय तरंग क्या है? ये क्वेश्चन मेरे दोस्त देखो, ये क्वेश्चन 2010, 14 और 17 के एग्जाम में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2010, 14 और 17 के एग्जाम में पूछा गया आकाशीय तरंग क्या है। देखो, उच्च आवृत्ति वाले रेडियो तरंगे को ही आकाशीय तरंग कहा जाता है। उच्च आवृत्ति वाले रेडियो तरंग को हम लोग आकाशीय तरंग कहते हैं। सिंपल डिफिनेशन है, बहुत इजी डिफिनेशन है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? और यह क्वेश्चन देख लेना मेरे दोस्त, यह क्वेश्चन आपको 2024 के मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। यह क्वेश्चन 1990, 1995 के एग्जाम में पूछा गया है। और यह क्वेश्चन बोर्ड ने, मैंने खुद देखा है कि 2024 का जो मॉडल पेपर आया था, अभी तो आप लोग लिए नहीं है, इससे पहले वाले एग्जाम के लिए जो मॉडल पेपर जारी हुआ था, उस मॉडल पेपर में यह क्वेश्चन आया था कि यहाँ पे विभवमापी वोल्ट मीटर, विभव कैसे क्या है, विभवमापी एवं वोल्ट मीटर दोनों का प्रयोग विभवांतर मापने में किया जाता है। ऐसे ही एक ही काम के लिए दो यंत्रों का उपयोग क्यों करते हैं हम लोग? समझिए मेरे दोस्त, आपसे क्वेश्चन कहा जाता है कि विभवमापी एवं वोल्ट मीटर, या वोल्ट मीटर और विभवमापी दोनों का उपयोग विभवांतर मापने में किया जाता है, लेकिन एक ही काम के लिए दो यंत्रों की आवश्यकता क्यों है भाई? कि इस प्रकार के दो यंत्र की आवश्यकता क्यों? यानी कि एक ही काम के लिए दो यंत्र की आवश्यकता क्यों? विभवमापी और वोल्टमीटर क्यों इसका उपयोग कर रहे हैं? मतलब एक ही कर सकते हैं। देखिए समझिए, देखो वोल्टमीटर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, वोल्टमीटर जो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापते समय, वोल्टमीटर समझिए, वोल्टमीटर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापते समय उसकी धारा में कुछ कमी आ जाता है। यानी कि अगर दो बिंदु है, उसके बीच जो विभवांतर भी है, इसका अगर मापन करेगा वोल्ट मीटर, तो इसके धारा में जो भी वैल्यू था, धारा के मान आई बराबर मान लेते हैं 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, तो यह घट जाता है क्योंकि नापते समय जो उसमें से थोड़ा सा उसके यंत्र में घुस जाता है, यानी कि इसकी घट जाता है। तो ये कहता है कि वोल्ट मीटर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापते समय या मापते समय उसके धारा में कुछ कमी आ जाता है, जो धारा के वैल्यू था उसमें कम आ जाता है। ठीक है, कमी आ जाता है। इससे स्पष्ट है कि वोल्ट मीटर वास्तविक से कुछ कम विभवांतर मापता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जब इससे मापा जाएगा वोल्ट, यानी कि जो जो हमारा इससे धारा प्रवाहित हो रहा है किसी कुंडली से, तो इसमें जब मापा जाएगा तो उसमें क्या होगा, उसका विभवांतर, उसका वोल्टेज घट जाएगा, कुछ न कुछ घट जाएगा। ठीक है ना? और विभवमापिक मुख्य परिपथ में से कोई धारा नहीं लेता। तो मेरे दोस्त, वोल्ट मीटर में एक कमी है कि जब आप धारा मापिएगा ना, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापिएगा, तो उसके धारा में कुछ ना कुछ कमी आ जाएगा। कमी आ जाएगा तो उससे एक्यूरेट पता नहीं चल पाएगा, एक्यूरेट पता नहीं चल पाएगा। तो अब इसमें क्या करेगा, तो विभवमापी उससे अच्छा है। क्या करता है मेरे दोस्त? विभवमापी देखिए, विभवमापी मुख्य धारा या मुख्य परिपथ में से कोई धारा नहीं लेता है और आदर्श स्थिति में भी विभवांतर मापता है, इसलिए इसमें कोई त्रुटि नहीं है। यानी कि विभवमापी से अगर हम दो बिंदुओं के बीच अगर विभवांतर मापेंगे तो इसके धारा में कमी नहीं आता है, इसीलिए ज्यादा उपयुक्त है। लेकिन वोल्ट मीटर अगर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर है, अगर माप रहे हैं तो उसमें उसके धारा में कमी आ जाएगा, इसलिए वह अच्छा नहीं है। इसे कहने का मतलब ही है वह
इसीलिए हम इसका दो यंत्रों का उपयोग करते हैं, कभी उसका कभी इसका। ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या है। देखिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, यह क्वेश्चन 1983, 1999 और 1999 के बाद डायरेक्ट 2013 में पूछा, 14 साल बाद। देखो यही सब आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। देखिए वह नियत धारा जो किसी विद्युत परिपथ में, वह नियत धारा जो किसी विद्युत परिपथ में निश्चित समय अंतराल में उतना ही आवेशों की मात्रा प्रदान करता है, उतना ही आवेशों की मात्रा प्रदान करता है जितना उसी परिपथ में, क्या कहा, जितना उसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा के अर्ध चक्र के द्वारा आवेशों की मात्रा प्रदान की जाती है। तो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कहलाता है। इसको समझने की जरूरत है आपको थोड़ा सा। क्या है, कहा वह नियम या वह नियत धारा, वह नियत धारा यानी फिक्स धारा, कांस्टेंट मान, वह नियत धारा जो किसी विद्युत परिपथ में निश्चित समय अंतराल में उतना ही आवेशों की मात्रा प्रदान करता है। यानी कि फिक्स समय अंतराल में, यानी कि कोई नियत धारा किसी समय अंतराल, मान लेते हैं नियत धारा, कोई नियत धारा हो सकता है, फिक्स धारा। मान लेते हैं हम आई बराबर हमारे पास 20 वोल्ट है, 20 एम्पियर धारा है, और समय भी फिक्स है। क्या कहा, समय भी एक निश्चित समय अंतराल में, टी बराबर क्या है 10 मिनट, समय भी फिक्स है, ये 10 सेकेंड कर देते हैं, सेकेंड को मापते हैं सेकेंड में, चलो ठीक है ना। यानी कि एक नियत धारा निश्चित समय अंतराल में, निश्चित समय अंतराल में उतना ही आवेशों की मात्रा प्रदान करेगा जितना, उतना ही आवेशों की मात्रा प्रदान करेगा जितना उसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा के अर्ध चक्र द्वारा, प्रत्यावर्ती धारा का अर्ध चक्र क्या कहता है, जब यह आपको कोई धारा है कि यहां से यहां तक जाता है, फिर यहां से यहां तक जाता है। प्रत्यावर्ती धारा समय और साथ समय के साथ दिशा बदलता है, तो यहां से यहां तक गया, यह आधा चक्र हुआ, और यहां से यहां तक गया पूरा चक्र हुआ, यानी कि यह I/2 आधा चक्र हुआ, यानी कि P/2 अर्ध चक्र में, यानी कि यहां से यहां तक पहुंचने में उतना ही आवेशों की मात्रा प्रदान करेगा जितना किसी प्रत्यावर्ती धारा में इतना आवेशों की मात्रा प्रदान किया जाएगा। इसी को हम लोग औसत मान कहते हैं। यानी कि अर्ध चक्र द्वारा वही कहता है कि इस नियत धारा, यानी कि वह नियत धारा जो किसी कुंडली या किसी विद्युत परिपथ में निश्चित समय अंतराल में उतना ही आवेशों की मात्रा प्रदान की जाती है जितना उसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा के अर्ध चक्र द्वारा, क्या कहा, प्रत्यावर्ती धारा के अर्ध चक्र द्वारा आवेशों की मात्रा प्रदान की जाती है। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कहलाता है, इसका एक वैल्यू दी जाती है। ऑलरेडी मैं 5 नंबर में क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं, IRMS बराबर 0.637 I0, जहां पे आपका यह आपका वर्ग मध्यमूल मान है और यह आपका प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान है, ठीक है ना, नियत धारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, नेज अर्धचालक एवं अपद्रव्य अर्धचालक में अंतर स्पष्ट कीजिए। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, नंबर दिख रहा है घंटे करके, पीडीएफ नोट्स लेना है, क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है, ज्वाइन करने का प्रयास कीजिए। ये मेरे दोस्त क्वेश्चन आपसे पूछा गया, नेज अर्धचालक एवं अपद्रव्य अर्धचालक में अंतर स्पष्ट करना है आप। तो नेज अर्धचालक एवं अपद्रव्य अर्धचालक में अंतर क्या है समझिए। ये क्वेश्चन 13 और 15 के एग्जाम में पूछा गया है। देखिए नेज अर्धचालक क्या है समझिए। शुद्ध अर्धचालक को ही नेज अर्धचालक कहते हैं, ऐसा अर्धचालक जो शुद्ध होना चाहिए, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम, कुछ ऐसे अर्धचालक होता है जिसमें क्या होता है, अशुद्ध होता है। जैसे लोहा भी बहुत प्रकार के होता है, आपने देखा है कि शुद्ध टीन है कि नहीं भाई, शुद्ध तांबा है ना, शुद्ध सोना है ना, मतलब हर चीज में मिलावट आ चुका है। उसी प्रकार से शुद्ध अर्धचालक को ही हम नेज अर्धचालक कहते हैं, ठीक है ना। जब शुद्ध अर्धचालक में, और जब शुद्ध अर्धचालक में हम लोग त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो पी टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। जब शुद्ध अर्धचालक में क्या करते हैं हम लोग, पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, एन टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है, ठीक है। अपद्रव्य अर्धचालक क्या है, जब शुद्ध अर्धचालक में थोड़ा सा अपद्रव मिला दिया जाता है, जब भी शुद्ध अर्धचालक में, जो हमारा शुद्ध अर्धचालक है उसमें थोड़ा सा अपद्रव मिला दिया जाता है तो उसकी चालकता बहुत अत्यधिक बढ़ जाता है। क्योंकि अर्धचालक में जब अशुद्धि मिलाते हैं तो क्या होता है, उसकी चालकता बढ़ जाता है, क्या होता है, उसकी चालकता बढ़ जाता है, और इसे अपद्रव्य अर्धचालक कहते हैं। देखो शुद्ध अर्धचालक को हम लोग नैज अर्धचालक कहते हैं। जब शुद्ध अर्धचालक में कुछ अपद्रव मिला दिया जाता है जिससे इसकी चालकता बढ़ जाती है, जिससे हम लोग अपद्रव अर्धचालक कहते हैं। तो ये चीज समझ में आओगा। 10 क्वेश्चन था मेरे दोस्त, यह उसका पीडीएफ भी ले सकते हो, जिसमें आपको पीडीएफ में 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 100 2 नंबर वाला क्वेश्चन और 20 5 नंबर वाला क्वेश्चन आंसर के साथ प्रोवाइड कराया जाएगा। ये एक सब्जेक्ट नहीं, इतना इतना क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट का प्रोवाइड कराए जाएंगे। नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट जरूर कीजिएगा। यह आपके एग्जाम के लिए अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे पढ़कर आप 90% प्लस बिल्कुल कर सकते हैं।
यहाँ तक आप चैप्टर वाइज देना चाहते हैं, चैप्टर वाइज भी अवेलेबल है, जब बिल्कुल ले सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।